आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन, जहाँ पर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है, जहाँ पर झरने, पहाड़, गुफाएं और हसीन वादियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जिसे देखकर आपको लगेगा मानो आप धरती के किसी स्वर्ग में आ गए हो, जहाँ पर महादेव का एक ऐसा पवित्र धाम है जहाँ त्रिशूल मात्र चढ़ाने से हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, जिसके कारण आज यहाँ पर लाखों हजारों त्रिशूल गड़े हुए हैं, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इस खूबसूरत हिल स्टेशन तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से कैसे जा सकते हैं, या फिर आप भारत के किसी भी कोने से हो तो कैसे यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, कौन सी ट्रेन जाती है, कितना बजे पहुंचाती है, टिकट किराया कितना लगता है, कैसे घूमें, कहां कहां घूमें, बाइक रेंट कहां पर मिलेगा, जिप्सी बुकिंग कैसे करेंगे, अच्छा और सस्ता बजट में होटल कहां पर मिलेगा, अच्छा खाना कहां मिलेगा, सारा कुछ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैं आपको आज के इस ब्लॉग में देने वाला हूं। तो ब्लॉग को शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस शानदार ब्लॉग को। तो सबसे पहले बात करते हैं पचमढ़ी कैसे पहुंचे। पचमढ़ी पहुंचने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है। अगर आपका माध्यम बाय ट्रेन का है तो आप जहां कहीं से भी है, सबसे पहले आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जहां से पचमढ़ी की दूरी लगभग 50 से 55 किलोमीटर पड़ता है। आपके शहर के रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट पिपरिया तक ट्रेन नहीं मिलती तो आप MP के भोपाल या फिर जबलपुर स्टेशन पहुंच सकते हैं। यहाँ से आपको पिपरिया तक जाने के लिए लगातार बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका माध्यम बाय फ्लाइट का है तो आप पचमढ़ी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट और जबलपुर का एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जहां से पचमढ़ी की दूरी लगभग 200 किलोमीटर और जबलपुर एयरपोर्ट से पचमढ़ी की दूरी 250 से 300 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा आप बस के द्वारा भी डायरेक्ट पचमढ़ी पहुंच सकते हैं या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से भी डायरेक्ट पचमढ़ी तक बाय रोड जा सकते हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ट्रेन से गया था। रायपुर से पिपरिया तक जाने के लिए दुर्ग से एक डेली ट्रेन निकलती है, अमरकंटक एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 12853 है। ये ट्रेन डेली दुर्ग से शाम 6:30 बजे निकलती है, 7 बजे रायपुर पहुंचती है और अगले दिन सुबह 7 से 8 बजे के आसपास पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। ट्रेन किराए की बात करूं तो स्लीपर कोच में 405 रुपए है, थर्ड AC में 1070 रुपए है, सेकंड AC में 1505 रुपए है और फर्स्ट AC में 2515 रुपए किराया है। इसके अलावा आप बिना रिजर्वेशन के जनरल कोच में जाते हैं तो मात्र 225 रुपए टिकट है, जिसका टिकट आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर के बाहर ही मिल जाएगा। पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचते ही बाहर निकलते ही मुझे बहुत सारे टैक्सी वाले, तवेरा वाले मिल जाते हैं, जिसमें किराया पिपरिया से पचमढ़ी तक जाने के लिए मात्र 100 रुपए होता है। सबसे पहले आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा और जैसे ही आप पिपरिया रेलवे स्टेशन में उतरेंगे आपको बहुत सारे टैक्सी ऑटो वाले मिल जाएंगे, साथ ही साथ बस भी मिल जाता है। बस का जो किराया लगता है वो 80 रुपये लगता है और अगर आप इस तरह से तवेरा में टैक्सी में जाते हैं तो आपको 100 रुपये पर पर्सन लगता है। अभी मैं हूँ और लगभग मुझे यहाँ से पिपरिया से बैठा हूँ और पिपरिया से पचमढ़ी तक जाने के लिए लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। ड्राइवर भैया है हमारे साथ। भैया कितना देर में गाड़ी मिल जाता है? सर गाड़ी का कोई पक्का नहीं रहता, सीजन टू सीजन वाला काम रहता है। जैसे सीजन रहता है तो रेट बढ़ जाते हैं और नहीं तो पर मेंबर 100 रुपये सीट है हम लोगों का। अच्छा। टैक्सी कोटे में और बाकी बस में है 80 रुपये सीट और 1.5 घंटे से 1 घंटे और 1.5 घंटे के बीच में पचमढ़ी पहुंच जाते हैं और बीच में जो रास्ते के पॉइंट रहते हैं वो दिखा देते हैं। अच्छा, रास्ते में जो भी पॉइंट पड़ता है आप वहाँ पर रोक देते हैं गाड़ी? रोक देते हैं कई जगह, जैसा पार्टी रहती है वैसा कर लेते हैं। पार्टी ने कहा भैया रोक दो तो रोक दी, नहीं तो चले गए। पिपरिया रेलवे स्टेशन के बाहर कितना बजे गाड़ी मिल जाता है आपका? पिपरिया रेलवे स्टेशन के बाहर सर 24 घंटे गाड़ी उपलब्ध है। 24 घंटे मतलब रात के भी अगर कोई आता है तो भी मिल जाएगा? जी सर। अच्छा, आपका नंबर बता दीजिए अगर कोई आता है तो। 8982 हाँ 338486। अच्छा, एक गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक गाड़ी में टवेरा में आते हैं सर 10 मेंबर और उसके अलावा जैसे RT का भी है, इनोवा भी है, डिजायर भी है। जैसे मेंबर आते हैं वैसा रहता है। जैसे 4 मेंबर आए तो 4 मेंबर के लिए डिजायर दे देंगे, बलेनो दे देंगे और जैसे कि 6 मेंबर आए हैं तो उनको RT का दे देंगे। अच्छा। 10 मेंबर आए हैं तो उनके लिए टवेरा दे देंगे और अगर ज़्यादा मेंबर आते हैं तो हमारा नगमा टेबल्स है और बस भी है नगमा टेबल्स में और ज़रूरत पे ज़्यादा बंदे आते हैं तो उनके लिए ग्रुप के लिए बस भी देते हैं।
जैसा तो पिपरिया से पंचमढ़ी पहुंचने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया और पंचमढ़ी पहुंचते ही सबसे पहले मैं रुकने के लिए होटल ले लेता हूं। पंचमढ़ी में आपको रुकने के लिए पटेल रोड पर बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिसका चार्जेस अगर आप पीक सीजन में आते हैं जब बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ रहता है तब आपको पंचमढ़ी में होटल 1000 रुपए में 1 दिन के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप 2 से 3 लोग रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको यहाँ पर होटल मात्र 700 से 800 के अंदर मिल जाएगा। पंचमढ़ी को आप और भी कम बजट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रुकने के लिए धर्मशाला भी मिल जाएगा, जिसका किराया 1 दिन का 250 रुपए के आसपास देना पड़ता है, जिसमें आप एक रूम में 5 लोग रुक सकते हैं। लेकिन इस धर्मशाला में रूम लॉक करने के लिए आपको ताला खुद का लेकर आना पड़ेगा। जब मैं एक दिन यहाँ पर धर्मशाला में स्टे किया था तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ रूम लॉक करने के लिए मुझे ताला नहीं दिया गया था, मुझे खुद से ताला लेना पड़ा। होटल वगैरह लेने के बाद फ्रेश हो जाने के बाद सबसे पहले मैं चला जाता हूँ खाना खाने के लिए। तो ये हमारा थाली लग चुका है और थाली में है 4 रोटी और ये पालक की सब्जी है, पनीर का सब्जी, दाल है और राइस है और साथ में पापड़ है, फ्राइड पापड़ और ये कुछ सलाद है। तो इस तरह से है और इसका जो प्राइस है ये 100 रुपये पड़ेगा आपको। खाने के लिए रेस्टोरेंट आपको पचमढ़ी के बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगा। खाना खाने के बाद सबसे पहले मैं पचमढ़ी का जटाशंकर मंदिर घूमने चला जाता हूँ। जटाशंकर मंदिर पचमढ़ी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर प्राइवेट ऑटो या जिप्सी बुकिंग कराकर भी जा सकते हैं। मैं पैदल ही चला गया था। जटाशंकर मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शंकर भस्मासुर से बचने के लिए छिपे थे। यहाँ मौजूद बड़े बड़े चट्टानों में अलग अलग तरह की आकृति दिखाई देती है और ध्यान से देखने पर ये चट्टानें शिव जी के उलझे हुए जटाओं के समान दिखाई देती है, जिसकी वजह से इस मंदिर को जटाशंकर मंदिर कहा जाता है। जटाशंकर मंदिर घूमने के बाद शाम हो गया और शाम होने के बाद पंचमढ़ी में आज हमारा पहला दिन खत्म हो गया। तो दोस्तों पंचमढ़ी में आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम फॉरेस्ट एरिया के अंदर वाले जगहों को बाइक रेंट पर लेकर घूमने वाले हैं। आप चाहे तो जिप्सी बुकिंग करके भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है या फिर आप अपने हिसाब से पूरे पचमढ़ी को घूमना चाहते हैं तो बाइक रेंट लेकर घूम सकते हैं। बाइक का परमिशन कहाँ से लेना है वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप पचमढ़ी आते हैं तो कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं। पचमढ़ी आप 2 तरीकों से घूम सकते हैं, एक तो बाइक रेंट में लेकर, दूसरा जिप्सी बुकिंग करके। मैं आपको दोनों तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको उन जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर घूमने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। पहला है बी फॉल वाटरफॉल, दूसरा रिचगढ़, तीसरा धूपगढ़। ये 3 मेन जगह है जहाँ पर घूमने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा और ये तीनों जगहें फॉरेस्ट एरिया के अंदर है। इन तीनों जगहों को अगर आप बाइक में घूमते हैं तो भी परमिशन लेना पड़ेगा और जिप्सी में घूमते हैं तो भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इन 3 जगहों के अलावा आप प्रियदर्शनी पॉइंट, इको पॉइंट, हांडी खो, पांडव गुफा, जटाशंकर मंदिर, राजेंद्रगिरी हिल्स, चौरागढ़ महादेव मंदिर, गुप्त महादेव मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर, पुराना चर्च, इन सभी जगहों को घूमने के लिए आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब जगहें फ्री है जहां पर आप बिना किसी परमिशन के घूम सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि बाइक रेंट कहां से लेंगे और जिप्सी बुकिंग कैसे करेंगे, साथ ही उसका जिप्सी और बाइक का परमिशन कहां से लेंगे। बाइक रेंट की बात करूं तो बाइक रेंट आपको पंचमढ़ी में पटेल रोड पर ही बहुत सारे जगहों में मिल जाएगा। किसी भी होटल के बाहर आप देखेंगे तो पूरा लाइन से बाइक लगा रहता है, जहां आपको मिल जाएगा 350, 400, 500 के अंदर एक दिन के लिए आपको बाइक या स्कूटी मिल जाएगा, जिसमें पेट्रोल आपको खुद से डलवाना पड़ेगा। बाइक परमिट की बात करूं तो आपको फॉरेस्ट एरिया के अंदर बी फॉल, वाटरफॉल, रिचगढ़, धूपगढ़ घूमने के लिए परमिशन लेने के लिए सबसे पहले बाइसन लॉज आना पड़ेगा। बाइसन लॉज कोई लॉज नहीं, एक जगह है जहां पर आपको बाइक के लिए परमिशन मिलता है, जिप्सी बुकिंग होता है और जिप्सी का परमिशन मिलता है। तो दोस्तों मैं वापस बाइसन लॉज आने के बाद यहां से बाइक का परमिट ले लिया हूं। ये देख लो, स्कूटी का परमिट ले लिया हूं। इसमें हम टोटल 9 लोग हैं और जो सुबह का स्टार्टिंग टाइम है ना, यहाँ 9 से एंड टाइम 5:30 बजे तक का है। पहले 3:30 बजे तक वापस आना पड़ता था, लेकिन अब टाइम बढ़ा दिए हैं। आप पूरा सनसेट देखकर आ सकते हैं 5:30 बजे तक वापस, ठीक है। बाकी ये है मेरा बाइक, इसको मैं लिया हूँ 400 में, आप लोगों को बता ही चुका हूँ। और ये बाइसन लॉज है। अब हम जाने वाले हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर और सबसे पहले जाएंगे बी फॉल्स घूमने के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं बी फॉल्स के लिए और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है बाइसन लॉज स्थित टिकट काउंटर से आप टिकट प्राप्त करके ही प्रवेश करें।
बिना टिकट के आप अंदर नहीं जा सकते लिखा हुआ है, और इसको जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सी के प्राइस की बात करूं तो अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 3,450 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप पीक सीजन में आते हैं दिसंबर जनवरी के आसपास, जिस टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आपको 4400 रुपये के आसपास एक जिप्सी का किराया देना पड़ेगा, और एक जिप्सी में आप 6 लोग बैठ सकते हैं। मैं पीक सीजन में गया था, उस टाइम जिप्सी का प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं सबसे पहले स्कूटी ले लिया, और स्कूटी में 180 रुपये का पेट्रोल डलाकर 400 रुपये स्कूटी पड़ा था, और 180 रुपये का पेट्रोल डलाकर पूरे बाइक से फॉरेस्ट एरिया को भी घूम लिया। बाइक से आप बी फॉल वाटरफॉल जाएंगे तो आपको अपना गाड़ी पार्किंग के पास ही छोड़ना पड़ेगा, इससे आगे सिर्फ जिप्सी को जाने के लिए दिया जाता है। तो बी फॉल्स के एंट्री पॉइंट के पास मैं पहुंच चुका हूं, और यहाँ पर पार्किंग एरिया है, यहाँ पर अपना गाड़ी आप पार्क करेंगे। अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक जो है यहीं तक जाता है, उसके बाद आपको चेकआउट पॉइंट में ये चेक कराना पड़ेगा टिकट को, उसके बाद फिर अंदर पैदल ही जाना पड़ेगा। इसमें देखो लिखा हुआ है, इस पार्किंग से वाहन जिप्सी को छोड़कर वेरियर से आगे ले जाना पूर्ण प्रतिबंधित है। और पहले का टाइम जो था वो 3:30 तक था, लेकिन अब 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक बुधवार को 9 से 11:30 बजे तक और 1 बजे तक वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जिप्सी जो है ये अंदर जा रहा है। बाकी ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगा कि बाइक का परमिशन लेने के बाद भी पूरे अंदर तक नहीं जाने दिया जाता। यहाँ से मुझे पैदल ही 2 किलोमीटर तक ट्रैक करके बी फॉल वाटरफॉल तक जाना पड़ा। बाइक के अलावा अगर आप अपने पर्सनल कार या फिर कोई भी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आपको उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन लेने के बाद भी आपको अपना गाड़ी पार्किंग के पास छोड़ना पड़ेगा। आपको अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, अंदर जाने के लिए सिर्फ जिप्सी को जाने दिया जाता है। वाटरफॉल का आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, और यहाँ से नज़ारा देखो भाई, पूरा दूध के जैसा गिर रहा है वाटरफॉल। तो बी फॉल वाटरफॉल घूमने के बाद अब मैं पैदल ट्रैकिंग करके वापस लगभग मैं ऊपर तक पहुंच गया हूं। बस कुछ ही मीटर और है, फिर पार्किंग तक पहुंच जाएंगे। फिर यहां से जाने वाले हैं रिचगढ़ के लिए। और यार एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि गाड़ी का परमिट लेने के बाद भी पैदल चलना पड़ रहा है। तो बी फॉल के बाद अब मैं आ चुका हूँ रिचगढ़ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है, और ये एंट्री पॉइंट है, फिर से परमिट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको अपना गाड़ी पार्किंग के पास रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको रिचगढ़ गुफा तक जाने के लिए मात्र 200 मीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। ये हम पहुँच चुके हैं रिचगढ़ की गुफा के पास, और गुफा देखो भाई, ये है रिचगढ़ का गुफा, ये देखो। काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ इस तरह से नज़ारा है। रिचगढ़ में आपको बहुत बड़े बड़े हजारों साल पुराने चट्टानों का एक विशाल गुफा दिखाई देगा, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ पर भालू रहा करते थे, जिसके कारण इस जगह को रिचगढ़ के नाम से जाना जाता है। रिचगढ़ घूमने के बाद शाम के 5 बज चुका था। अब मुझे जाना था सनसेट देखने के लिए, लेकिन पता चला कि यहाँ पर बाइक का परमिशन लेने के बाद भी धूपगढ़ में बाइक का एंट्री अलाउड नहीं था। आप चाहे अपने कार से आएंगे या फिर आप कोई भी पर्सनल गाड़ी से आएंगे तो भी आपको धूपगढ़ में पर्सनल गाड़ी से जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। धूपगढ़ पचमढ़ी का सबसे ऊंचा स्थान है, जहां से आप सनसेट और सनराइज का नज़ारा देख सकते हैं। धूपगढ़ में सिर्फ जिप्सी को ही जाने दिया जाता है। धूपगढ़ के अलावा अगर आप सनसेट या सनराइज देखना चाहते हैं तो राजेंद्र गिरी हिल्स जा सकते हैं, जो कि रिचगढ़ से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब आप राजेंद्र गिरी हिल्स जाते रहेंगे ना इस रास्ते से, तो रास्ते में ही पड़ेगा चंपक लेक, यहाँ भी आप घूम सकते हैं। वापसी में आके हम घूमने वाले हैं। मैं बाइक पर था, इसलिए रिचगढ़ के बाद सनसेट देखने के लिए राजेंद्र गिरी हिल्स चला गया, जहाँ पर सनसेट का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया। बहुत प्यारा सनसेट और सनराइज यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से पचमढ़ी में घूमते घूमते मेरा 2 दिन खत्म हो गया। तीसरे दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं चला जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। तीसरा दिन ही आज हम निकलने वाले हैं रायपुर के लिए पचमढ़ी से। तो फिलहाल मैं सुबह सुबह आ चुका हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता में मैं लिया हूँ ढोकला, जिसका प्राइस है 20 रुपये प्लेट,
और यहाँ से मैं खा रहा हूँ। यहाँ सब कुछ मिल जा रहा है एक ही जगह में। इसका नाम है नीलम फ्रेश नाश्ता घर। ये है होटल साकेत के जस्ट सामने में। और यहाँ इडली सांभर वड़ा, आलू पराठा, समोसा, ब्रेड पकौड़ा सब कुछ मिल जा रहा है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद सबसे पहले मैं तीसरे दिन की शुरुआत करता हूँ पचमढ़ी का सबसे खूबसूरत और प्राचीन मंदिर चौरागढ़ महादेव के मंदिर से। चौरागढ़ मंदिर जाते समय ही रास्ते पर पड़ता है प्रियदर्शनी पॉइंट और इको पॉइंट। प्रियदर्शनी पॉइंट पंचमढ़ी का एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप चौरागढ़ मंदिर का पहाड़ देख सकते हैं, साथ ही आपको सतपुड़ा के जंगल का खूबसूरत हरा भरा नजारा भी दिखाई देगा। प्रियदर्शनी पॉइंट के पास ही है इको पॉइंट, जहाँ पर अगर आप जोर से चिल्लाते हैं तो आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजते हुए रिटर्न आता है। चौरागढ़ मंदिर जाते समय रास्ते भर में आपको जंगल का शानदार नजारा दिखाई देगा। कुछ जगहों में आपको नेटवर्क मिलेगा और कुछ जगहों में नेटवर्क गायब हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप मैप को पहले से डाउनलोड करके रख लीजिए। चौरागढ़ मंदिर के पास पहुंचते ही आप अपना गाड़ी पार्किंग में रखेंगे, जहां आपको 20 रुपए पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। और दोस्तों एक और जानकारी, चौरागढ़ मंदिर आप चाहे जिप्सी से जाए या फिर अपने बाइक या पर्सनल कार से, आपको चौरागढ़ महादेव मंदिर तक पैदल ही 3 से 4 किलोमीटर तक चलकर जाना होगा, जहां तक ट्रैकिंग करके पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटा समय लगता है। चौरागढ़ मंदिर में हजारों भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पर भगवान शंकर जी को त्रिशूल भेंट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों लाखों त्रिशूलों का ढेर रखा हुआ है। इसी के साथ पंचमढ़ी घूमते घूमते शाम हो गया और वापस मैं पिपरिया पहुंच गया। पिपरिया पहुंचने के बाद आप बस स्टैंड के पास ही कोई तवेरा या बोलेरो बुक कर सकते हैं, जिसमें किराया आपको पर पर्सन 100 रुपया लिया जाता है। या फिर आप जब पिपरिया से पंचमढ़ी आएंगे तो नंबर लेकर रख लीजिएगा, मैं आपको इसी वीडियो में नंबर बता दिया हूँ। और पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचते ही शाम 7 बजे से मेरा ट्रेन खड़ा हुआ था पिपरिया से वापस रायपुर छत्तीसगढ़ जाने के लिए। इस तरह से पचमढ़ी का टूर हमारा 3 दिन का काफी अच्छा रहा, जिसमें मुझे लगभग एक व्यक्ति का बाइक में घूमने पर होटल किराया, खाना, पेट्रोल सब मिलाकर लगभग 3000 के आसपास खर्च आया। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।